हेलो एवरीवन, वेलकम दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है गति के नियम। गति के नियम में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, जड़त्व का नियम, साम्यावस्था, संवेग संरक्षण, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो प्रथम नियम के बारे में जैसे थोड़ा सा रिवाइज करें तो प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। यदि वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। तो ये बल मैंने क्या बताया था आपको कि ये गुणात्मक परिभाषा बल की देता है कि बल कोई चीज ऐसी है जो अवस्था परिवर्तन कर देता है, या तो अवस्था परिवर्तन कर देता है या अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है बल। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल, किसी भी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल उस वस्तु की संवेग में संरक्षण की परिवर्तन की, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ए प्रोपोर्शनल टू dp/dt। द्वितीय नियम बताया था, ये बल की जो है आंकिक मान को देता है। यहाँ से आंकिक परिभाषा बल की निकल के आती है। बेसिकली बल के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें न्यूटन के इसी द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम है क्रिया प्रक्रिया का नियम। मतलब जहां भी क्रिया होती है उसके विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यह है न्यूटन का क्रिया प्रक्रिया का नियम, जिसके उदाहरण है जैसे कि हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक से जिस समय गोली आगे की ओर निकलती है वो पीछे की ओर बंदूक उतनी ही तेजी से धक्का देती है। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए संतुलन की स्थिति में, तो हमारा जो भार है वो पृथ्वी पे नीचे की ओर जा रहा है, और पृथ्वी का जो संपर्क सतह है वो हम पर ऊपर की ओर उतना ही परिमाण का बल लगा रही है, लेकिन उसके विपरीत हमारा भार तो नीचे जा रहा है और पृथ्वी कैसे लगा रही है? अपवार्ड डायरेक्शन लगा रही होती है। ये चीजें डिस्कस की थी। मैंने आवेग बताया था कि आवेग क्या होता है। तो द्वितीय नियम से हमें क्या मिला था? द्वितीय नियम से हमें आंकिक परिभाषा बल की मिली थी, F बराबर dp/dt, बल के बारे में। फिर इसी से हमने आवेग को बताया था, तो आवेग I से लिखा था, I बराबर F/dt। ये पैरामीटर दिए तो ठीक है, नहीं यहां से ये भी तो निकल सकता है, ये समय में परिवर्तन के बराबर आ गया क्या? आवेग। संवेग संरक्षण की बात हुई थी, संवेग संरक्षित रहता है, ये सिद्ध किया था। कब संरक्षित रहता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है तो वस्तु का संवेग सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के हम उन चीजों को समझेंगे, किस तरीके से हम उन सबको अप्लाई करेंगे। और आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे, एक तो घर्षण के बारे में बात करेंगे, घर्षण बल क्या होता है। फिर हम जो वर्तुल्य गति, हमने वृत्ताकार पथ पर गति पढ़ी थी, उसमें वहां पीछे वाले चैप्टर में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी लेनी थी। अब हमारे यहाँ वृत्ताकार पथ पर गति का उदाहरण है सड़क पर, जैसे मोड़ होता है वहां पे कार की गति, तो कार की गति वृत्ताकार सड़क पे कार की गति हमें इस प्रकार, तो वहां अविकेंद्री बल कौन देता है उसके बारे में बातें होगी। और एक तो ऐसे होता है कि कहीं का मोड़ इस प्रकार से आता है, समतल सड़क पे मोड़ आता है ऐसे टर्न लेता हुआ, एक मोड़ ऐसा होता है थोड़ा उठा, ये ढलान में बना जाता है ऐसे यूं, जब जगह कम होती है तो ढलान दे दिया जाता है। वो सारी चीजें हम अभी इस टॉपिक के, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम वो टॉपिक को ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरा तारकीय आकाश में, आकाश मंडल है, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से, कोई अंतरिक्ष यान है, ये इतने त्वरण की दर से चल रहा है, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से त्वरित अपने अंतरिक्ष यान से, यानी कोई अंतरिक्ष यात्री इस अंतरिक्ष यान में बैठा है जो कि त्वरित हो रहा है, इसे 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से त्वरित हो रहा है, से दुर्घटनावश बाहर फेंक दिया जाता है, उससे दुर्घटना हो जाती है और वो व्यक्ति कहाँ हो जाता है? बाहर निकल जाता है।
जिस क्षण अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर आ जाता है उसके तुरंत पश्चात, जिस क्षण वो बाहर आया था उसके ठीक तुरंत बाद अंतरिक्ष यात्री का त्वरण क्या है, यदि मान लीजिए यात्री पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, शून्य, मतलब यात्री पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा जिससे कि वो मतलब कोई तारा या कोई ग्रह उसको अपनी ओर खींचे, तो क्या होना चाहिए कि इस पर बल की पूछा उसने कि त्वरण क्या होगा, कोई बल लगता है तो त्वरण होगा। क्या इस स्थिति में उस पर कोई बल कार्य करेगा व्यक्ति पर, जैसे वो बाहर आएगा तो ना तो वह कोई गुरुत्वाकर्षण बल है ना किसी प्रकार का व्यक्ति पर कोई बल आरोपित किया जा रहा है, तो जब बल ही अनुपस्थित है तो व्यक्ति पर आरोपित होने वाला त्वरण क्या होगा, शून्य। क्योंकि न्यूटन का जो द्वितीय नियम तो ये कहता है F बराबर ma, ठीक है। प्रथम नियम त्वरण तो जब होगा कि जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करे, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, तो जब व्यक्ति पर कार्यरत बल शून्य है तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य। तो यहां आंसर में हम क्या लिखेंगे, व्यक्ति पर कोई बल आरोपित नहीं है, अतः व्यक्ति का त्वरण शून्य होगा। क्या होगा, व्यक्ति का त्वरण शून्य। क्यों होगा ये समझ में आपको फैक्टर पहला, क्योंकि वहां उस पर ना तो कोई ग्रह है ना कोई तारा, क्योंकि उसने साफ कर दिया, यहाँ पे कह दिया मान लीजिए यात्री पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, शून्य। जब गुरुत्वाकर्षण बल शून्य तो कोई और बल तो है ही नहीं वहां, केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही तो था जो उस पर लगता, तो सारे बल शून्य है, तो व्यक्ति का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। व्यक्ति का त्वरण क्या होगा, शून्य। दूसरा क्वेश्चन देखो इसको, 90 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान 0.04 किलोग्राम सामग्री मतलब द्रव्यमान की कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल ज्ञात कीजिए। एफ ज्ञात करना है वही आपको। कैसे ज्ञात करें कि कोई गुटका है, तो किस देखिए द्रव्यमान दे रखा है और वेग दे रखा है, तो प्रारंभिक संवेग तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का वेग। अंतिम संवेग क्या हुआ, वो कुछ दूरी चलने के पश्चात रुक जाती है, मतलब ये तो प्रारंभिक वेग है। u दे रखा है 90 मीटर प्रति सेकंड, m तो नियत रहेगा, ये तो बदलना नहीं है। v क्या कह रहा है, वो शून्य कह रहा है। तो हमें बल निकालना है, तो हम संवेग में परिवर्तन निकाल लें। वेग में परिवर्तन तो पता लग गया, वेग में परिवर्तन पता है तो a मिल जाएगा, और a मिल गया तो हमें बल प्राप्त हो जाएगा। अगर बल हम संवेग परिवर्तन से निकाले तो हमें समय चाहिए था वहां कि कितनी देर में वह रुकी, तो या तो आपको समय निकाल लो पहले, फिर संवेग परिवर्तन की दर ज्ञात कर लो, तो उससे बल निकल के आ जाएगा। या ऐसा करो कि v दे रखा है, u दे रखा है और दूरी भी दे रखी उसने, क्योंकि दूरी कितनी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, ये 3 पैरामीटर दे रखे, इनसे a ज्ञात कर लिया जाए तो बल मिल सकता है। कि बल क्या होगा, F बराबर होगा ma। सही है। तो गति का तृतीय समीकरण आपको याद है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये इसने कहा है अवरोधी, मतलब मंदन होगा त्वरण, तो v तो 0 हो गया, u का वर्ग कर लो माइनस 2a, a तो निकालना है s जगह 0.6a, a निकल के आ गया यहाँ से 8100 अपॉन दिस वन 1.2 पॉइंट यहाँ ले लो, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर ma, m कितना दे रखा है 0.04 गुणा 81000 अपॉन 12। सही है, 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएंगे, ये 4 से 3 टाइम्स हो गया, 3 से काटो 3 2 या 6, कितना बच गया 1, 3 3 या 9, कितना बच जाएगा 2, 20, 3 6 या 18, फिर 20, 3 6 या 18, ये आ गया बल का मान 236.67 न्यूटन। इतना आ गया। तो समझ में आया आपको कैसे ज्ञात किया।
गति का प्रति समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। तो u स्क्वायर 90 मीटर पर सेकंड था, तो इसका वर्ग करोगे तो 8100 हो जाएगा, 81 2a s दे रखा था 0.6, गुणा करेंगे तो 1.2 होगा, पॉइंट यहाँ ले आए 0 बढ़ जाएगा, ये बन गया त्वरण का मान। बल क्या होता है, F बराबर m है, m का मान रख दिया, a का मान रख दिया, बल का मान निकल के आ गया, अवरोधी बल का मान है ये, इतना अवरोधी बल उस पर कार्य करेगा। और भी तरीका था इसको ज्ञात करने का कि यदि आप ऐसे लगा देते v बराबर, देखो समय चाहिए था तो s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, उसको लगा देते तो t निकलता, t निकाल के फिर समय परिवर्तन निकाल लेते तो f बराबर होता है क्या, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बल की। तो ये निकल के आया आपका आंसर, समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखें ये वाला क्वेश्चन, m द्रव्यमान के कण की गति को इस समीकरण से वर्णित है, y यहां विस्थापन होगा, उस कण पर लगने वाला बल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बल ज्ञात करना है तो यहां से हमें ये विस्थापन है तो त्वरण ज्ञात कर लो, दो बार अवकलन करेंगे तो त्वरण आ जाएगा, पहली बार अवकलन करोगे तो क्या आएगा, वेग। इसको हटा करके हम यहां कर ले रहे हैं, इसको हटा दें ऊपर से, हाँ तो इसका विस्थापन कितना दे रखा है, देखो y बराबर दे रखा है ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ये विस्थापन है। वेग क्या होगा, dy बाई dt, तो u रह जाएगा प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, u तो नियत है, इसका एक बार और करो अवकलन तो d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, ये क्या मिल गया हमें, त्वरण प्राप्त हो रहा है। अब ये तो 0 आ गया, देखो एक बार हमने किया था तो ये यहाँ पे 2, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये आता 2t, t से 2 से 2 कट जाएगा, gt रह गया, gt का फिर करोगे तो क्या रहेगा g, तो त्वरण कितना आ गया g। बल क्या होता है, F बराबर m, और a का मान कितना है g, तो बल का मान क्या आ गया mg, ये निकल के आ गया। हमें क्या करना है, m ज्ञात करना होता है और त्वरण ज्ञात करना होता है, त्वरण ये आ गया, दोनों का मन ज्ञात कर, दोनों का गुणा कर लिया, किस किस का, त्वरण का और द्रव्यमान का, तो हमें ज्ञात हो गया बल, ये बल का सूत्र निकल के आ गया। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन समझो, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.015 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई गेंद है और उसको किसी बल्लेबाज द्वारा, जो उसकी तरफ, बल्लेबाज की तरफ 12 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, और बल्लेबाज क्या करता है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसको उसकी विपरीत दिशा में इसी चाल से भेज देता है वापस। तो गेंद पर कार्यरत आवेग ज्ञात कीजिए, या बल्लेबाज द्वारा लगाया गया आवेग ज्ञात कीजिए। आवेग पूछा है, क्वेश्चन में आया ऐसे गेंद आ रही थी इधर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो बल्लेबाज ने इसको वापस 12 मीटर पर सेकंड की चाल से उसी दिशा में भेज दिया जिस दिशा से आ रही थी, उसको वापस भेज दिया, ऐसे आ तो ऐसे रही थी और भेज ऐसे दिया। तो आवेग पूछा है, आवेग पता है क्या आपको, मैंने बताया था आवेग, आवेग I बराबर होता है dF इंटू dt बराबर हो जाता है dP के, मतलब संवेग में परिवर्तन के बराबर क्या होता है, आवेग। किसका, किससे बराबर होता है आवेग, संवेग में परिवर्तन के। ठीक है, तो ये आवेग होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर। अब संवेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करोगे आप, द्रव्यमान तो आपको पता है, देखो मान लो पहले गेंद ऐसे जा रही थी इस तरफ, तो ये जा रही थी 12 मीटर पर सेकंड की चाल से, इसको ऐसे लिख सकते हो 12i के प्लस का दिशा के लिए निर्धारण हो गया। अब गेंद इधर आती है, सॉरी ऐसे जा रही थी, तो बल्लेबाज ने क्या किया, इसको ऐसे यहां से बैट के थ्रू, ये गेंद जब हिट करेगी इसको, बल्लेबाज ने इसको इधर कर दिया, तो अब ये इधर आने लग गई 12i के माइनस का। ठीक है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज्ञात कर सकते हैं संवेग में परिवर्तन। ठीक है,
तो पहले P1 याद कर लो या PI, प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग क्या होगा, m इंटू V1, मतलब आ गया m कितना है 0.15, V12 I कैप, मतलब ये हो गया 0.15, 12 गुणा कर दो, 15 दूनी 30 और 15 के 15 और 3 18, 1.8 I कैप, ये आ गया PI, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। PF की बात करें, फाइनल संवेग क्या होगा, तो फाइनल संवेग तो इस दिशा में आ गया, तो mv2 गुणा तो वही रहेगा माइनस के 1.8 I कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब डेल्टा P क्या होगा, PF माइनस PI, ठीक है, ये डीपी फॉर्मेट में है, डेल्टा P भी लिख सकते हो आप इसको। तो PF कितना है, माइनस के 1.8 I कैप, माइनस का PI कितना हो गया 1.8 I कैप, तो दोनों जुड़ गए, मतलब 2 8 8 16, 1 2 1 3.6 I कैप माइनस के किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये डेल्टा P निकल के आ गया, अर्थात आरोपित जो संवेग है वो इतना, उसका आंकिक मान आ गया I बराबर 3.6, ठीक है। इसका मात्रा लिख सकते हो इसका न्यूटन सेकेंड। ये सॉरी, इतना आवेग बल्लेबाज ने गेंद पर आरोपित किया। द्वारा से समझो क्या कहना चाहता क्वेश्चन, कि कोई गेंद ऐसे थ्रो की जा रही हो जिसका द्रव्यमान ये है और इस चाल से जा रही है, ऐसे जा रही थी, फिर उसने बल्लेबाज ने उसको इसी वेग से या उसी चाल से, वेग से नहीं, जब वेग तो दिशा रखता है, उसी चाल से उसको विपरीत दिशा में भेज दिया। तो मैंने क्या किया, इसको एक तरफ तो प्लस का आई कैप लिख लिया, दोबारा में माइनस का 12 आई कैप। क्यों, मुझे डीपी चाहिए, मतलब डेल्टा पी चाहिए, संवेग में परिवर्तन। संवेग के लिए तो वेग चाहिए, वेग चाहिए, तो वेग एक बार तो इससे आ जाए, एक बार इससे, तो मैंने PI निकाल लिया, PF निकाल लिया, डेल्टा पी निकाल लिया, PF माइनस PI करके, तो ये डेल्टा पी निकल के आया, तो इसका परिमाण ये आ गया 3.6 न्यूटन सेकेंड। यही क्या है, आवेग का मान है। तो समझ में आ गया आपको आवेग क्या होगा, तो आवेग का मान होगा ये, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस को और देखते हैं। समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस? और क्वेश्चन देखिए, आप थ्योरी नहीं लिखेंगे, ऐसी ओरली थ्योरी बता देंगे आपको। अभी क्वेश्चन दे रखा है, ये कोई दीवार है और इस पर ऐसे यहां से कोई गेंद ऐसे टकराती है और वो ठीक उसके विपरीत दिशा में उसको भेज देती है ऐसे, ठीक है, समान चाल से ऐसे ही। ठीक ऐसी भी यहां पर गेंद है, दीवार पर टकराती है, वो क्षैतिज के साथ 30 अंश के कोण से, ठीक है, क्षैतिज के साथ 30 अंश के कोण से टकराती है। तीस अंश के कोण से। यू वेग से और ये भी यू वेग से। इसने कहा है प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर बल की दिशा क्या है। गेंद के कारण दीवार पर बल की दिशा, गेंद के कारण दीवार पर बल की दिशा, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये तो इसमें। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगने वाले आवेगों का अनुपात क्या है। दूसरे क्वेश्चन में दीवार द्वारा दोनों गेंदों
पर आरोपित, दोनों गेंदों पर आरोपित, दोनों गेंदों पर आरोपित आवेगों का अनुपात क्या है। ठीक है, एक तो बल की दिशा पूछी हुई है और दूसरा पूछा है आवेगों का अनुपात क्या है। अब बताओ बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। गेंदों के कारण दीवार पर बल की दिशा, तो बल क्या होता है, बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो जिस दिशा में संवेग में परिवर्तन हुआ होगा वही तो बल की दिशा होगी। तो गेंद के जैसे ये लग रहा था, तो ये वाली गेंद तो कैसे लगाएगी इस पर बल, ये तो उसके अभिलंबत लगाएगी, दीवार के अभिलंबत, ऐसे जाएगी यूं जाएगी, तो ये तो ऐसे लगाएगी अभिलंबत जाकर के यूं, और गेंद पर ये अभिलंबत लगाएगी। और दीवार कैसे, दीवार भी तो लगाएगी प्रतिक्रिया बल, दीवार कैसे लगाएगी, उसके अभिलंबत ऐसे गेंद के विपरीत दिशा में। तो ये जो जा रही है, ये वाली तो गेंद जो बल लगाएगी प्रथम गेंद के कारण बल की दिशा कैसे होगी, देखो बताओ, ऐसे प्लस आई कैप, या आप लिख सकते हो धन एक्स अक्ष की ओर प्रथम में। अब द्वितीय में बात करो तो द्वितीय में ऐसे टकरा रहा है, ये गेंद ऐसे टकरा रही है यहां करके यूं, तो ये बल की दिशा में तो ऐसे ही लगेगी जैसे गेंद टकरा रही है ऐसे, तो ऐसे बल लगा और दीवार क्या करेगी इस पर, वैसे ही ठीक उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगी यूं, दीवार उसके प्रतिक्रिया बल लगाती है ना, तो ऐसे बल लगाएगी, मतलब क्षेत्र के साथ जितने कोण पर ये जा रहा है उतने ही कोण पर दीवार पर ये गेंद क्या करेगी, बल लगाएगी। जैसे मैं यूं लगा रहा हूं, यूं ऐसे ऐसे जा रहा है, तो मतलब क्या है कि ये ऐसे तो बल लगाएगी, जैसे जा रही थी वैसे तो बल लगाएगी, कोई दूसरी दिशा में थोड़ा बल लगा देगी। तो प्रथम गेंद तो ये हुई, द्वितीय गेंद, द्वितीय गेंद जो दूसरी वाली गेंद है दीवार पर क्षैतिज के साथ 30 अंश के कोण पर, क्षैतिज के साथ 30 अंश के कोण पर ऐसे, ठीक है, पर बल आरोपित करेगी। अब हमें आवेग चाहिए, आवेग क्या होते हैं, संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो प्रथम गेंद का आवेग निकाल लो, दूसरी का आवेग निकाल लो, दोनों के आवेग निकाल लो, उनका आवेगों का अनुपात। तो पहले का आवेग निकाले हम, I1 बराबर क्या होगा, डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या होता है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, द्रव्यमान दोनों के बराबर है, एम मान लो, एम द्रव्यमान की गेंद होगी कोई, तो अंतिम संवेग देखो वेग इधर आ रहा है, ऋण आई कैप की ओर, यानी ऋण एक्स अक्ष की ओर आ रहा है, तो ऋण आई लगा देंगे, तो माइनस का एम यू आई कैप, और वो पहले इधर आ रही तो माइनस हो जाएगा एम यू आई कैप। इसमें आ रहा है क्या, ये माइनस तो परिवर्तन के लिए आया, डेल्टा पी बराबर पी एफ माइनस पी आई। बेसिकली यू जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक भी यू ही है, अंतिम वेग भी यू ही है, लेकिन दिशा परिवर्तित हो गई है, पहले की ऐसे थी, दोबारा में इस तरह से। ठीक है, तो प्रारंभिक अंतिम तो ये आ गया ऋण एक्स अक्ष की ओर, और ये ऋण तो ये वाला ऋण है बीच में, ये धन एक्स अक्ष की ओर है संवेग इसका, तो संवेग में परिवर्तन कुल कितना आ गया, माइनस के 2 mu i कैप। ठीक है, ये आ गया संवेग में परिवर्तन, यही हो गया क्या इसका आवेग। ठीक है, आंकिक की मान की बात करोगे तो I1 बराबर हो गया 2 mu, केवल आंकिक मान की बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी गेंद द्वारा जो आवेग है, दूसरी गेंद पर दीवार द्वारा आरोपित आवेग, तो वो भी डेल्टा पी, लेकिन ध्यान देना यहां डेल्टा पी निकालना थोड़ा सा कठिन है। क्यों कठिन है कि यहां ये वेग के दो घटक होंगे,
एक तो क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो देखो यहां इस वेग के दो घटक हो जाएंगे, इस तरफ ऐसे, ये कोण 30 है तो ये भी 30, तो एक तो ये हो जाएगा इधर u cos 30 और इधर होगा u sin 30। जब ये इधर आ रही है तो इसके दो घटक होंगे ऐसे, तो देखो इधर हो तो हो गया ये u cos 30 और इधर हो गया u sin 30। सही है, बहुत अच्छी चीज है देखने को। यहाँ ये देखो u sin 30 थोड़ा बोल रहा है, ये तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग का घटक है वो परिवर्तित तो नहीं हुआ, वो तो जो कहते हैं दिशा भी वही है और आंशिक मान भी वही है, u sin 30। कौन बदला है कि u cos 30 पहले एक धन एक्स अक्ष की ओर था और एक ऋण एक्स अक्ष की ओर है। तो पहले पीआई अगर हम ज्ञात करें, पीआई क्या होगा प्रारंभिक में, देखो एम यू cos 30 आई कैप माइनस एम यू साइन 30 जी कैप। पी एफ अंतिम संवेग एम यू साइन 30 माइनस का जी कैप, सॉरी पहले तो हम ये इसको लिखेंगे, मैंने जे लिख दिया, अंतिम संवेग लिख रहे थे आप। तो ये किधर है ऋण एक्स अक्ष की ओर, तो माइनस का एम यू cos 30 आई कैप। अब ये किधर है नीचे की ओर, तो माइनस का एम यू साइन 30 जी कैप। डेल्टा पी क्या हो गया, पी एफ माइनस पी आई। पी एफ क्या है यहाँ अंतिम संवेग है ये, तो ये यहां से माइनस का एम यू डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एफ। तो पी एफ क्या है माइनस का एम यू cos 30 आई कैप माइनस एम यू साइन 30 जी कैप माइनस पी आई। तो देखो ये तो प्लस का तो माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस के सॉरी माइनस का एम यू cos 30 आई कैप प्लस के एम यू साइन 30 जी कैप। जो कट रहे हैं वो काट दो, ये कट गए दोनों, ये दोनों बच गए। माइनस का क्या मिल गया 2mu cos 30 आई कैप। cos 30 कौन होता है √3/2, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, माइनस के 2mu √3/2 आई कैप, 2 से 2 कट गया। आंशिक मान की बात करें तो ये आ गया √3mu, ये आ गया I2, क्योंकि I2 तो डेल्टा पी के बराबर होता है। अब आगे का अनुपात क्या होगा I1 बटा I2। I1 कितना था 2mu, I2 कितना है √3/mu, mu से mu कट गया, कितना आ गया 2/√3, 2:√3, ये आ गया। आवेगों का अनुपात ही कौन से आवेगों का अनुपात, जो दीवार में गेंदों पर आरोपित किए, दीवार में लगाए हैं, किस पर गेंदों पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे हैं आपको। तो अब तक हमने ये सारे क्वेश्चंस क्लियर किए, जिससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट था, जो हमने कल क्वेश्चंस लर्न किए थे, वो समझ में आया होगा आपको। हाँ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन समझ लो आज। आज हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है उसको डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 किलोग्राम समति के किसी पिंड को छत से 2 मीटर लंबाई की डोरी द्वारा अटकाया गया है। डोरी के मध्य बिंदु पर चित्रानुसार क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन बल लगाया जाता है। साम्यावस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है। जी बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डोरी की सहती नगण्य है। डोरी की सहती नगण्य है का मतलब है डोरी का द्रव्यमान शून्य है। क्या शून्य है, डोरी का द्रव्यमान। और ये चित्र आपको दिया हुआ था, ये देखो दिया कहां से, क्वेश्चन कहां से बनाया, आपको थ्योरी में मैंने पढ़ाया था साम्यावस्था की स्थिति। मतलब साम्यावस्था की स्थिति जब होती है कि जब उस पर कार्य करने वाले सभी बलों के का सदिश योग क्या होता है, शून्य। मतलब क्षैतिज दिशा में जितने बल कार्य कर रहे हैं उनका सदिश योग शून्य होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने बल कार्य कर रहे हैं उनका भी सदिश योग क्या होना चाहिए, शून्य। इन्होंने तो ऑटोमेटिकली आपको डायग्राम बना करके दिया है, ये देखो तीनों। पहले ये था यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। इसमें सॉरी ये कोण भी दिया हुआ है,
हाँ कितना कोण बनाती है, ये इस प्रकार से कितना ऊर्ध्वाधर से, ये कोण दिया था थीटा आपको ऐसे। तो ये है यहाँ पे एफबीडी उसने दिया हुआ है, हमें क्या पूछा उसने, थीटा पूछा है कोण, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे देखो। अब ये इन्होंने T2 बना दिया है इसको ऑटोमेटिकली और इस तरीके से बनाया है। ये डायग्राम बेसिकली है कैसे, देखो यहाँ थोड़ा सा प्लॉट करूंगा। देखो 60 न्यूटन का तो ये बाहर नीचे की ओर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस T1 के दो घटक होंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, एक होगा क्षैतिज दिशा में, ऐसे लगा हुआ है T1, ठीक है। ये कोण क्या होगा यहाँ थीटा, जब ये कोण थीटा तो ऐसे इस तरीके से ये कोण भी थीटा होगा जो वहां लिखा हुआ है। तो इसका कोण घटक हो गया T1 cos थीटा इधर और T1 sin थीटा हो गया इधर, और 50 न्यूटन वाला इधर लगा हुआ है, कितना 50 न्यूटन। इस एफबीडी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अब, ठीक है। ये T के घटक तोड़ लिए मैंने, तो डायग्राम और स्पष्ट बना देता हूं यहाँ पे कि जो T था वो ऐसे थीटा कोण पर, ये यहाँ पे 60 न्यूटन, ये यहाँ 50 न्यूटन लगा हुआ है। इसके दो घटक हो गए, एक तो इस दिशा में हो गया T1 cos थीटा, सॉरी sin थीटा इधर, तो थीटा वो है इसलिए sin थीटा, और इधर आ जाएगा T1 cos थीटा, ठीक है। इसके तो साम्यावस्था की स्थिति में क्या होना चाहिए, साम्यावस्था की स्थिति में T1 cos थीटा बराबर होना चाहिए 60, पहला समीकरण, और T1 sin थीटा बराबर होना चाहिए कितना 50। दोनों को भाग दे दो, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग दे दो जरा, तो T1 sin थीटा ओवर T1 cos थीटा बराबर हो गया 50/60, 5/6, T1 से T1 कट गया तो ये बन गया tan थीटा बराबर 5/6, थीटा बराबर क्या बन गया tan इनवर्स 5/6, ये बनाएगी ऊर्ध्वाधर के साथ कोण, ठीक है। इतना कोण बनेगा ये थीटा, ऊर्ध्वाधर से तो है ये कोण थीटा, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 5/6। ऊर्ध्वाधर के साथ जो रस्सी या जो हमारी यहाँ डोरी दी हुई है, डोरी इतना कोण बनाएगी, जिससे कि ये क्या रहेगी, साम्यावस्था यानी संतुलन की स्थिति में रहेगी। समझ में आ गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको लर्न करते हैं, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है घर्षण। घर्षण बेसिकली आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है। तो घर्षण क्या होता है, घर्षण बल है जो दो संपर्क सतहों के मध्य कार्य करता है। संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल जो कि गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है, घर्षण बल। दो संपर्क सतहों के मध्य गति का विरोध करने वाला जो बल है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। घर्षण यानी दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला वह बल जो गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है, घर्षण। तो सबसे पहले हम घर्षण बल की बात करें। घर्षण बल, दो संपर्क सतहों के मध्य, दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले, दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला वह बल जो, दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला वह बल जो गति का विरोध करता है, गति का या आपेक्षिक गति का बल जो संपर्क सतहों के मध्य
आपेक्षिक गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है। अब ये घर्षण कहां लगता है? दो संपर्क सतहों के मध्य में। जैसे देखो वस्तु जैसे यहाँ पे स्थिर अवस्था में है तब तक कोई बल नहीं लगेगा इस पे, ठीक है। जैसे मान लो एम द्रव्यमान की कोई वस्तु हो तो इसका भाग तो नीचे की ओर लग जाएगा, ठीक है। अब यदि जब स्थिर अवस्था में तो कोई बात नहीं है, इस पर एक प्रतिक्रिया बल ऐसे ऊपर की ओर लग जाएगा, ये स्थिति होगी। जब क्या है कि ये विराम अवस्था में है, इसका वेग क्या है? शून्य, ना ही कोई इस पर बल लगाया हुआ है, वेग शून्य है, बल भी आरोपित नहीं है, बल का भी मान क्या है? शून्य। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखो। तो यहां लगने वाला जो घर्षण बल है इस स्थिति में घर्षण बल का मान क्या होगा? शून्य। जब तक कोई बल आरोपित नहीं करेंगे आप तब तक कोई भी घर्षण बल नहीं लगेगा। जैसे ही बल लगाना आप प्रारंभ करोगे वस्तु पर तो ठीक उस समय ही संपर्क सतहों के मध्य बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है अथवा हमारे द्वारा आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। अब सपोज करो यही कोई वस्तु थी और इस पर यहां कोई बल लग जाता है, मान लो F बराबर 2 न्यूटन का, ठीक है, इस पर इस दिशा में। तो देखो घर्षण बल यहाँ संपर्क सतहों के मध्य, दोनों की जो संपर्क सतह है यहाँ कार्य करने लग जाता है इस साइड पे। इस स्थिति में जैसे 2 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु विरामावस्था बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? विरामावस्था बनी हुई है। तो जो घर्षण बल है उसका मान इस बल के बराबर होगा जो बल आपने लगाया है, ठीक है। जितना बल आप लगाते हो उतना ही घर्षण बल होगा। घर्षण बल कहां तक जाएगा? वह जाएगा कि जब इतना बल आप आरोपित कर दो तो ठीक उससे थोड़ा सा तनिक सा भी आपने बढ़ाया तो वस्तु गतिशील अवस्था में पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाएगी? गतिशील अवस्था में। थोड़ा सा अगर अपने बल जैसे बल लगाया 50 न्यूटन का, अब आपने 50.0001 न्यूटन भी बल किया तो वस्तु गतिशील अवस्था में हो जाएगी। तो वहां तक जो बल लगेगा वो घर्षण बल होगा 50 न्यूटन का, ठीक है। तो जैसे ये लगाया आपने तो घर्षण बल यही होगा। तो वहां तक जो आप बल लगाते हो उस समय तक जो घर्षण बल का मान होता है वो वही होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के घर्षण बल होते हैं, एक होता है स्थैतिक और एक होता है गतिक। स्थैतिक घर्षण बल का मान जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में है तब तक तो ठीक है, जितना बल आप आरोपित कर रहे हो उतना ही लगेगा। और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में पहुंच जाती है तो वहां जो घर्षण बल का मान है वो थोड़ा घट जाता है, कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में यदि फर्श पर हम कोई बोरी खींचे इस प्रकार से, तो बोरी हम खींच रहे होते हैं, प्रारंभ में शुरुआत करने के लिए दम ज्यादा लगाना पड़ता है, पर एक बार जैसे खींचती चली जाए फिर हम उसको भगा करके ले जा सकते हैं। क्यों? उस समय घर्षण जो है कम हो जाता है। यानी संपर्क सतहों के मध्य जो बल लग रहा था, जो गति का विरोध कर रहा था, उसका मान क्या होता है? घट जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? गतिक घर्षण बल। क्या कहते हैं उसको? गतिक घर्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ की चीज समझ आई आपको। जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में थी आपने कोई बल आरोपित नहीं किया था, तब तक उतना ही बल उसका घर्षण बल लगेगा जितना आप यहाँ पर लगा रहे हो। वैसे इसकी सीमा कहां तक है? इसकी सीमा होती है F बराबर म्यू एन, स्थैतिक घर्षण बल। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल Fs बराबर होता है म्यू एन, क्या म्यू एस होता है यहाँ। ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है यहाँ म्यू एस, ये होता है F के गतिक म्यू के इंटू एन। म्यू एस सदैव बड़ा होता है म्यू के से, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये म्यू एस क्या है?
स्थैतिक घर्षण गुणांक, और म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक। म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है, और म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब यहां क्या हो, यहां पर जो एफ एस है, जो स्थैतिक घर्षण बल है, वह सदैव गतिक घर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, यदि आपको ये स्थिति दी हुई है, एफ दिया हुआ, आपको 10 न्यूटन लगाया, 50 न्यूटन लगाया, तब तो ठीक है, स्थैतिक स्थिति के लिए है ये केवल, तब घर्षण बल निकाल सकते हो आप यहां से। मान लो कि ये 2 न्यूटन है, तो इस स्थिति में घर्षण बल का मान आ गया 2 न्यूटन। मान लो 5 न्यूटन पे भी ये स्थिर अवस्था में रहती, तब आ जाता है ये 5 न्यूटन। लेकिन ऐसा होता कि ये 5 न्यूटन बल लगाने पर ये इसका वेग शून्य नहीं होता, ये गतिशील नहीं होता, तब आप घर्षण बल का मान ये नहीं लिख सकते, तब ये रॉन्ग हो जाएगा, तब घर्षण बल इतना नहीं रहेगा। फिर घर्षण बल कैसे निकालोगे, फिर घर्षण बल इस प्रकार से निकालोगे, यहां यदि ये गतिशील हो चुका है तब तो म्यू के एन से निकालोगे, ठीक है, और गतिशील नहीं हुआ होता तब तो ठीक लिख जाता। यदि बल का मान नहीं देता तो ये स्थैतिक घर्षण गुणांक देगा, तो उसके द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक का भी और गतिक घर्षण गुणांक का, ठीक है। कोई डाउट होगी तो इससे सारी क्लियर हो जाएगी न्यूमेरिकल के थ्रू। जैसे कि ये कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और ये 50 किलोग्राम की वस्तु है। यहां इस पर मान लो 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। कितना? 10 न्यूटन का। तो अब हमें ये नहीं पता दिया जाता है कि वस्तु गतिशील है या नहीं है, ये हमें नहीं दिया जाता। तो आप ये देखना कि ये वस्तु गतिशील होगी अथवा नहीं होगी, क्या होगा ये हम यहां देखेंगे। ये यहां पर mg लग जाएगा भार नीचे की ओर, और ये प्रतिक्रिया बल जो अभी हम बता रहे थे ना, n भी लिख सकते हो या r भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर दे रखा हो 0.2, ये दे रखा है स्थैतिक घर्षण गुणांक, तथा गतिक घर्षण गुणांक म्यू के दे रखा है 0.1 या 0.15। तो इसने पूछ लिया स्थैतिक घर्षण बल का मान, और इसने पूछ लिया यहां से गतिक घर्षण बल का मान क्या होगा। और यह वस्तु 10 न्यूटन का बल लगाने पर गतिशील होगी अथवा नहीं होगी, ये भी पूछा उसने। बात समझ में आ रही है कि 10 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु विराम में रहेगी अथवा गतिशील होगी। वस्तु, यहां दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो पूछा इसने, वस्तु पर आरोपित बल द्वारा, वस्तु पर आरोपित बल द्वारा वस्तु विरामावस्था में रहेगी अथवा गतिशील अवस्था में रहेगी। वस्तु पर आरोपित बल द्वारा, सॉरी धन लिख दिया मैंने, बल द्वारा वस्तु विरामावस्था में रहेगी अथवा गतिशील अवस्था। ये कैसे पता लगेगा? देखो, जो घर्षण बल है उसका मान याद कर लो, स्थैतिक घर्षण बल का मान। यदि स्थैतिक घर्षण बल का मान इस बल से कम होगा, यानी स्थैतिक घर्षण बल कैसे, घर्षण बल ऐसे रहेगा ना, ऐसे। यदि स्थैतिक घर्षण बल का मान इससे कम आ जाता है तब तो ये गतिशील अवस्था में कर देगा। यदि स्थैतिक घर्षण बल का मान इस बल से ज्यादा है
ठीक है, तो वस्तु कैसे रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। और इस स्थिति में जो घर्षण बल होगा उस समय अगर पूछा जाए कि घर्षण बल कितना लगेगा इस पर, यदि विराम में रह जाएगी तो घर्षण बल इतना ही लगेगा जितना 10 न्यूटन लगा हुआ है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल का मान तो निकाल देंगे, लेकिन इस स्थिति में यदि घर्षण बल पूछा जाए कि घर्षण बल जब की वस्तु कैसे हो जाए, विराम में रह जाए, तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं। पहले स्थैतिक घर्षण बल निकालते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा, Fs बराबर μSn, यानी क्या होगा, यहाँ से mg के बराबर, ये mg नीचे की हो तो 50, g 10 ले लो तो 500, ये आ गया 500 न्यूटन। तो Fs कितना आ जाएगा, यहाँ से μs कितना दे रखा, 0.2 गुणा 500, गुणा कर लो, 0 तक चला ही जाएगा, तो ये आ गया 25 न्यूटन। ठीक है, स्थैतिक घर्षण कितना आ रहा है, 25 न्यूटन। तो देखो ये बताओ, ये तो पता लग ही गया। अब स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा है या ये जो बल ज्यादा है, स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा है, यहां लिखेंगे Fs इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन। अतः क्या होगा, अतः वस्तु वास्तविक विरामावस्था में रहेगी। तो गतिक, यहां पे गतिक घर्षण बल F के बराबर क्या होगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना रखा, 0.15, और एन अभी निकाला ही था आपने, कितना निकला था, mg मतलब 500, गुणा कर लो 15 75, तो ये कितना आ गया, 75 न्यूटन। तो देखो F के गतिक घर्षण बल का मान कितना आ गया, 75 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से एक चीज और आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो स्थैतिक घर्षण है वो गतिक घर्षण से ज्यादा है। सदैव ही ध्यान रखना इस चीज को, तो कि स्थैतिक घर्षण चाहे निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, स्थैतिक घर्षण बल का मान सदैव गतिक घर्षण बल से अधिक रहता है। ठीक, तो ये सारी चीजें उसने पूछा था, मैंने यहाँ से हटा दिया। सॉरी, अभी कि विरामावस्था में रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी, क्योंकि Fs का मान, स्थैतिक घर्षण का मान आया था 100 न्यूटन स्थैतिक घर्षण बल, और जो कि आरोपित बल है उसका मान केवल 10 न्यूटन ही है। तो स्थैतिक घर्षण बल तो ज्यादा रह गया और ये बल कम रह गया, तो वो वस्तु विरामावस्था में रह जाएगी। वस्तु कैसे रहेगी, विरामावस्था में। दूसरा गतिक घर्षण बल क्या है, F के बराबर म्यू के एन होगा। यहाँ से तो एन का मान mg अभी निकाला था, 500 आ जाएगा, इनका गुणा किया तो ये आ गया 75 न्यूटन। और यहाँ से पता लग गया आपको भी स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण से अधिक होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हुई कि यदि वस्तु पर स्थैतिक घर्षण बल से कम बल लगा हुआ है, तब तो संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण बल होगा वह उतना ही होगा जितना कि बल आरोपित हुआ है। मतलब यदि इस स्थिति की बात की जाए तो इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो 10 न्यूटन लगेगा। अगर ये स्थैतिक घर्षण बल नहीं पूछता ना, ऐसे ऐसा ये नहीं देता, तो स्थैतिक घर्षण बल यही रहेगा। ठीक है, और गतिक घर्षण बल की अगर हम बात करें तो ये गतिक घर्षण बल आ गया यहाँ पे। जब उसने क्या दिया है, कब होगा ये, जब वस्तु गतिशील हो जाएगी तब की बात है। जब वस्तु गतिशील अवस्था में पहुंच जाएगी तब गतिक घर्षण बल का मान ये होगा। ये अधिकतम घर्षण बल कह सकते हो कि ये अधिकतम घर्षण बल ये है, इस पर इतना तक लग सकता है। लेकिन सामान्य अभी स्थिति यदि देखी जाए तो इसमें केवल 10 न्यूटन का घर्षण बल लगा हुआ है। अगर दो क्वेश्चन अगर हमें यहाँ दे दिए जाते कि यहाँ म्यूएस भी दे दिया जाता और ये 10 न्यूटन भी दे दिया जाता, तो आप किसको टिक करते। मान लो दो ऑप्शन दे दिया जाते कि एफएस का एक मान तो दे दिया था 100 न्यूटन का, और एक मान दे दिया था एफएस का ये 10 न्यूटन। तो इसमें से कौन सा ट्रू है, ये वाला करेक्ट है। क्यों, ये तो अधिकतम घर्षण बल है, ये यहां तक लगेगा। कब लगेगा कि जब इतना बल इस पर लगाया जाए तब लगेगा ये, नहीं तो उससे पहले नहीं लगेगा ये। या तो ये कह देता ये हटा देता या कोई बल ही नहीं देता, तब तो ये सही था आपका। बल दे दिया तब उतना, अगर इससे कम है इससे घर्षण तो यही घर्षण बल कार्य करेगा, ये वाला घर्षण बल लगेगा ही नहीं इस वस्तु पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, सारी चीज क्लियर कर दी मैंने। अब यहाँ अब ये मैंने स्थिति के आधार पर बता दिया। अब गति के आधार पर भी, गति किस प्रकार की हो रही है उसके आधार पर भी जो घर्षण बल है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लोटनिक घर्षण और एक होता है सर्पी घर्षण। लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। लोटनिक घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे कहते हैं लोटनिक घर्षण।
और सर्पी घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तब वहां कौन सा घर्षण बल होता है, सर्पी घर्षण बल होता है। कौन सा, सर्पी घर्षण। तो लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। तो अब हम बात करेंगे यहां किसकी, लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। तो लोटनिक घर्षण आप पढ़ लेते हैं पहले, लोटनिक घर्षण। तो लोटनिक घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल को लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले बल को संपर्क सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सर्पी घर्षण। लोटनिक घर्षण हो गया और दूसरा क्या हो गया, सर्पी घर्षण। तो अब ये हमने यहाँ अब तक स्टडी की है घर्षण के बारे में। तो अभी एक नया टॉपिक आज हमने स्टडी की किसके बारे में, घर्षण के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्तुल्य गति, वृत्ताकार पथ पर गति। वहां हमने गति का उदाहरण पढ़ा था, एक समतल में गति में दो पढ़ाई थी आपको, एक तो प्रक्षेप्य गति पढ़ाई थी और एक पढ़ाई थी वृत्तीय गति, जिसमें वृत्तीय गति के जो बेसिक पैरामीटर्स थे वो हमने वहां पढ़ाए थे। समतल गति के उदाहरण था वृत्तीय गति। अब यहाँ वृत्तीय गति का एक उदाहरण है समतल सड़क पर कार का मुड़ना। कार की गति समतल सड़क पर तथा किसी ढलान सड़क पे, जो ढलान बना होता है ना, मोड़ बने होते हैं, उन पर गति का अध्ययन करना है आपको। तो दो गतियों का अध्ययन और करना है, एक तो आपको करना है समतल पर और एक ढलान पर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो अब डिस्कस करेंगे हम इसका नेक्स्ट टॉपिक वृत्तीय गति। वृत्तीय गति हमने पीछे वाले चैप्टर में डिस्कस कर ली थी और उसमें हमने उसके बेसिक पैरामीटर्स को लर्न किया था। कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, ये सारी चीज हमने वहां पे डिस्कस की थी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ कार की गति का अध्ययन करेंगे बेसिकली कि समतल वृत्ताकार पथ पर कार की गति और ढालू वृत्ताकार सड़क पर कार की गति।
तो वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति करने के लिए कौन सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है? अभिकेंद्रीय बल। तो जब भी कहीं वृत्तीय गति होती है कैसे न कैसे वहां पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, जो उसको सदैव केंद्र की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। तो जब जब समतल वृत्ताकार जो सड़क मोड़ बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, उन पर कार किस प्रकार से मुड़ती है, वहां अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो जो टायर है सड़क और जो सड़क की सतह और टायरों के मध्य जो घर्षण बल लगता है वो वहां अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि तेजी से अगर स्पीड से आ रहे हो उसमें मोड़ दिया वो फिसल जाते, ची करते हुए एकदम फिसल जाएगी, स्लाइडिंग कर जाती है, स्केडिंग कर जाती है। क्यों कर जाती है? कि उसको इतनी गति के लिए इतना अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हो पाता घर्षण बल की सहायता से। तो अभिकेंद्रीय बल वहां जरूरी होता है वृत्तीय गति के लिए। तो प्रत्येक वृत्तीय गति के लिए आवश्यक क्या है? अभिकेंद्रीय बल किसी रूप में प्राप्त हो रहा हो। वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का मान होता है FC से नोट करते हैं mv²/r, जहां m तो द्रव्यमान है वस्तु का, v उसकी चाल है और r है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। v वस्तु की चाल, m द्रव्यमान है और r है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जब कार मुड़ती है तो कोई ऐसा तो नहीं उसको हम रस्सी से खींचते हो, जैसे हम पत्थर बांध लिया रस्सी में ऐसे घुमाते हैं, गोल गोल घूमता रहता है। क्यों? उसमें रस्सी से जो तनाव बल है वो उस पत्थर को क्या दे रहा है? अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। ऐसे अब कभी कभी मौत के कुएं में देखा है आपने, ऐसे बाइकें घूमती रहती हैं, तो वहां भी तो घर्षण बल का ही सारा खेल है। यदि घर्षण बल नहीं रहेगा तो वो स्लाइड करके नीचे गिर जाएंगे, वो फिर तो कोई मैजिक नहीं दिखा पाएंगे वहां पे। तो ये अभिकेंद्रीय बल है जो वृत्ताकार गति प्रदान करता है। जैसे कार मुड़ रही होती है, कोई भी चीज मुड़ रही होती है, तो वहां संपर्क सतहों के मध्य जो टायर है और सड़क है उनकी संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है वही यहाँ अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो अब इसके दो है हमारे यहाँ, एक तो समतल सड़क पर कार की गति, ऐसे लिखते हैं समतल वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति, ठीक है। दूसरा है ढालू वृत्ताकार सड़क पर कार की गति। तो देखो समतल वृत्ताकार एक ऐसे उदाहरण बना ले, ऐसे इस प्रकार से टर्न होगा ये ऐसे, और कार यहां से ये मान लो इस प्रकार से, इस प्रकार से ये कार हमारी है, ये कार मान लो ऐसे इस दिशा में जा रही है। तो जैसे जैसे टर्न लेगी तो टर्न लेने के लिए यहां घर्षण बल लगेगा। अब जैसे आपने देखा है कि जब कार चलती है तो तेज गति से आ रही है तो फिसल जाती है बाहर की ओर, ऐसे ऐसे आप मोड़ना चाहो अंदर की ओर, वो तेज गति बाहर की ओर फिसल जाती है। तो फिसल क्यों जाती है? कि वहां अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं कर पाता है। तो मैं इसका मुक्त आरेख बना रहा हूं, इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे, ठीक है। मुक्त आरेख FBD, मुक्त आरेख ये डायग्राम बनाएंगे। ये मान लो इसका केंद्र हो और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या मान लो R है, और इसका द्रव्यमान कुल पूरा ड्राइवर का, गाड़ी का, सबका m द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये है यहाँ कार और इसका भार चला जाएगा ऐसे mg नीचे, भार तो mg नीचे चला गया, थोड़ा सीधा बनाते हैं, भार mg तो नीचे क्यों चला गया, प्रतिक्रिया बल इसका कहां जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा R। अब
अभिकेंद्री बल कौन प्रदान करेगा? घर्षण बल। ऐसे Fc और जिस जो मान हो किसके बराबर? mv स्क्वायर बटे r के बराबर। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करें यहां से, यहां पे ध्यान देना ये मुक्त आरेख है ये, तो समेशन साम्यावस्था में, साम्यावस्था में समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऊ द्वारा जितनी बल है उसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां से आर का मान मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? इससे आर माइनस एम जी बराबर 0। तो आर क्या मिल गया? एम जी मिल गया, एक समीकरण मिल गया। ठीक है, दूसरा समेशन एफ एक्स भी क्या होना चाहिए? 0 साम्यावस्था के लिए। एफ एक्स में ये एफ सी इधर लग रहा है और एम वी इसका उधर लग रहा है, तो मतलब क्या है कि एम वी स्क्वायर बटे आर माइनस एफ सी बराबर 0 होना चाहिए। तो एफ सी का मान निकल के आया यहां से, जो केंद्रीय, सॉरी ये घर्षण बल है, एफ लगा दो इसको केवल, सी से फिर केंद्रीय हो जाएगा, एफ बराबर निकल गया है एम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, और घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल होता है, इसको यहीं पे रहने दो, नया समीकरण डाल देते हैं इसको, ए एफ बराबर हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं एफ बराबर होता है म्यू आर। आर आपने ये ज्ञात कर लिया, एफ मिल गया कितना? यहां लिख लेते हैं, एफ मिल गया म्यू एम जी। तो एफ कितना हो गया? एफ हो गया यहां से ये वाला, एफ तो निकल ही गया। अब क्या देखेंगे? यहां समीकरण ए में रखेंगे, तो समीकरण ए से म्यू एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, एम से एम कट गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा? आर इधर आ जाएगा, रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, अब ध्यान देना एक चीज और, कि जो घर्षण बल है वह सदैव इतना हो सकता है या इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, घर्षण बल का मान इससे कम और बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि घर्षण बल इतना इससे कम हो तो हो सकता है, तो जो चाल है यानी म्यू एस कम हो तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो चाल इसके बराबर या इससे छोटी हो सकती है, इससे ज्यादा करोगे तो वो क्या होगी? फिसल जाएगी। यदि बराबर का चिन्ह लोगे तो ये आ जाएगा, तो v अधिकतम जो चाल है वो ये आ जाएगी, ये v मैक्सिमम है, अधिकतम चाल है ये। इतनी चाल से तो कार को निकाल सकते हो मोड़ पर से आप, और इससे ज्यादा चाल की तो गाड़ी आपकी क्या कर जाएगी? स्लाइड कर जाएगी, फिसल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इतनी चाल से ज्यादा आप नहीं कर सकते इस समतल सड़क पर। अब हम बात करेंगे किसकी? ढलान पे। ये तो समतल सड़क के लिए अधिकतम चाल का व्यंजक आ गया, v बराबर हो गया रूट ऑफ म्यू आर जी। अब ढालू सड़क पर, ढालू वृत्ताकार सड़क पर कार की गति का अध्ययन, इतना नोट कर लेंगे ये। तो इसमें लिखना क्या थ्योरी देखिए, कि ये नोट करना आप, और इसके बारे में यहां लिखेंगे, माना चित्रानुसार, माना चित्रानुसार एक कार जिसका द्रव्यमान m है, r त्रिज्या के वृत्ताकार, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, जिसका घर्षण गुणांक, जिसकी संपर्क सतहों के मध्य घर्षण गुणांक कितना है? म्यू है। यहां लिख लेंगे आप, पर गतिशील है, जिनकी संपर्क सतहों के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है। ठीक, बस बाद में पूरी कंप्लीट ये थ्योरी जो कि जो एनालिसिस करते हैं, तो ये समझ में आ गया, और वो व्यंजक आपको निकाल के लाना था। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक ही टॉपिक बचा है जो मैंने भी आपको बताया था, ढालू सड़क पर कार की गति। अब ढालू सड़क पर थोड़ा सा आप एनालिसिस करना, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है,
फिर आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। ढालू सड़क पे क्या होगा कि थोड़ा सा ढलान के कारण यहाँ घटक तोड़े जाएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अच्छे से आप जितने भी एनसीईआरटी बुक में पीछे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, जितने भी हैं उनको सबको सॉल्व करना। और जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया घर्षण का और समतल वृत्ताकार पथ पर गति का, उसको स्टडी करेंगे और नोट्स बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय लेक्चर, हैव अ नाइस डे।